अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदार। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। रेंजर्स को गैर मशरूत इख्तियारात किसी सूरत नहीं देंगे। हुकूमत सिंध ने विफाक के साथ तबले जंग बजा दिया। आज लिखे गए खत में सिंध ने विफाक को कानूनी आईना दिखा दिया। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, वज़ीर आज़म साहब को खुद फौरी मुदाखलत करनी होगी। लोधरा में तहरीक इंसाफ का क्लीन स्वीप खुद पीटीआई के लिए भी बड़ा सरप्राइज था, लेकिन सूबाई सीटें और बल्दियाती इंतखाबात जीतने वाली नून लीग और NA 154 के पुराने खिलाड़ी सिद्दीक बलोच आखिर हार कैसे गए? जहांगीर तरीन की जीत की अंदर की कहानी बताएंगे आपको आज प्रोग्राम में। गैर मामूली टर्नआउट और गैर मामूली वोटों की तादाद, लोधरा में आखिरकार तब्दीली आ ही गई, लेकिन पुराने निजाम और पुराने इलेक्शन कमीशन के तहत क्या पीटीआई के पुराने मौक़िफ़ में भी कोई नई तब्दीली आएगी? और उम्मत मुस्लिमा आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मना रही है। मुसलमान वजूद के लिहाज से तो उम्मती बन गए, लेकिन क्या किरदार के लिहाज से उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं? खुसूसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शामिल होगी प्रोग्राम में। जी हाँ, आज की जी हिट्स आपको दिखाते हैं आज का सवाल। जी कहिए के नाम से ट्विटर पर आप जी फारूकी पर जा सकते हैं। आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में वीवीआईपी कल्चर खत्म कैसे होगा? ऑप्शन है जाती एहसास से, समाजी मुहिम से, पार्लिमानी कानून से या आला अदलिया के जरिए। आप ट्विटर पर जाइए, अपनी राय का इजहार कीजिए और आपकी राय को हम आगाह करेंगे अवाम को प्रोग्राम के आखिर में। और अब बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद को विफाक की अलामत कहती थी, उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज विफाक को लाल झंडी दिखाते हुए तबले जंग बजा दिया। रेंजर्स इख्तियारात के मामले पे सिंध ने विफाक की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया है और साफ कह दिया है कि विफाक सिंध के इख्तियारात पर हमला कर रहा है और हुकूमत सिंध रेंजर्स को किसी भी सूरत गैर मशरूत इख्तियारात नहीं देगी। इसके लिए हुकूमत सिंध ने आज विफाक को एक खत लिखा है जिसमें विफाक पर कानूनी वार किया गया है, विफाक को कानूनी आईना दिखाया गया है। पहले तो खबर आई थी कि सिंध डायलॉग के जरिए विफाक से रेंजर्स इख्तियारात का मामला तय करेगा, लेकिन जो आज खत लिखा गया है इसकी लैंग्वेज इंतहाई सख्त है। और इस खत के लिखे जाने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का खुसूसी बयान भी सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि विफाक आइन की पामाली कर रहा है, सिंध के सूबाई इख्तियारात पर हमला आवर हो रहा है। आसिफ जरदारी साहब के इस बयान का जवाब परवेज रशीद साहब ने दिया है और कहा है कि विफाक किसी सूरत किसी भी सूबे के इख्तियारात पे हमला आवर नहीं हो रहा और अगर ये हमला है तो इसमें आसिफ अली जरदारी भी मुलव्विस हैं। क्या सिंध और विफाक के दरमियान जंग और खासतौर पे कानूनी जंग शुरू हो चुकी है? यही सवाल लेके चलेंगे हम कराची। वहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं CM सिंध के मुशीर बराए कानून मुर्तजा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा वहाब साहब, और ये फरमाइएगा कि क्या सिंध और विफाक के दरमियान जंग, कानूनी जंग शुरू हो चुकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरैदा, सबसे पहले तो मैं कुछ फैक्ट्स आपको क्लियर करना चाहूँगा और वो क्लियर करने के लिए मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि आज का ये आपका प्रोग्राम है जिसके लिए आपने मुझे मदऊ किया। इस प्रोग्राम को आप चलाएंगी, मैं नहीं चलाऊँगा। इस प्रोग्राम की टाइमिंग आप अरेंज करेंगी, मैं अरेंज नहीं करूँगा। इसमें जो सवालात होंगे वो आप पूछेंगी, आप डिसाइड करेंगी, मैं सिर्फ जवाबात दूंगा। ये सेम मिसाल अप्लाई करती है सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में। जब कोई सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत को रिक्वेस्ट करती है कि अपने किसी इदारे को आप हमारी मुआवनत के लिए हमारे सूबे में भेजें, तो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सूबाई हुकूमत खुद तय करती है। और इसी बात को आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जिसको सिंध हुकूमत ने मनोवन फॉलो किया है, नंबर 1। और नंबर 2, जो एक आईनी जिम्मेदारी है
कि आप उस अपने फैसले को सूबाई हुकूमत अपनी असेंबली से रेटिफाई करेगी, उसकी तौसीक कराएगी। वही चीज 16 दिसंबर को सिंध हुकूमत ने सिंध असेंबली के थ्रू तौसीक कराई। तो जो कुछ भी अभी तक सिंध हुकूमत ने किया है वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आइन के दायरे कार में रहते हुए किया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को समझते हुए किया है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि एग्जाम्पल दी मेरे और आपके प्रोग्राम के ताल्लुक को, लेकिन ये मेरे नजदीक ये मिसाल बैठती नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे दरमियान कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का एक मुआहिदा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में है वो कहीं पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपके और विफाक के दरमियान एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का एक मुआहिदा कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में मौजूद है। अगर आप 147 की मिसाल देते हैं, 147 को कोट करते हैं, तो विफाक कहता है कि आर्टिकल 149 भी मौजूद है जिसके तहत विफाक की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। इस पर क्या कहिएगा? ये बड़ा अच्छा किया कि आपने ये पॉइंट रेस किया। दरअसल अगर आप वफाकी हुकूमत का लेटर देखें जो कि सिंध हुकूमत को लिखा गया है 22 तारीख को, उसमें किसी आर्टिकल का जिक्र नहीं किया गया, आर्टिकल 149 का जिक्र नहीं है। बट लेट मी एक्सप्लेन द पोजीशन ऑन दैट एज वेल। देखिए, आर्टिकल 149 बिल्कुल मौजूद है जो कि एक कहता है कि वफाकी हुकूमत डायरेक्शंस दे सकती है, बट इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 147 के अल्फाज क्या हैं, लॉ मेकर्स ने क्या अल्फाज दिए 147 को। अगर आप आर्टिकल 147 की इब्तिदा देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो सिंपल मायने है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई और शिक इसके बीच में नहीं आ सकती, इसके बराबर नहीं हो सकती। ये जो आर्टिकल 147 की शिक है ये प्रिवेल करेगी कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की तमाम शिकों के ऊपर। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आपने आर्टिकल 147 की बात भी कर दी, लेकिन 149 इसी से रिलेटेड, इसी से कंडीशनल है। वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इख्तियार तो देता है, आप मुशीर कानून है, मुझसे कहीं बेहतर कानून को आप समझते हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा था कि मामला महाज़ारे की तरफ नहीं लेकर जाया जाएगा, डायलॉग से हल किया जाएगा, लेकिन जो खत की लैंग्वेज है, अब कानूनी जंग शुरू हो चुकी है। अगर विफाक इस लेटर के बाद भी सिंध की बात नहीं मानता तो आपकी हुकूमत विफाक को अदालत लेकर जाएगी? देखिए, अगर वफाकी हुकूमत हमारी बात नहीं मानता तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज होगी, बिकॉज जैसे कि आपने पहले कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जी। फेडरेटिंग यूनिट्स और वफाक उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे कार में रहते हुए काम करते हैं, हमारे कवायद व ज़वाबित तय हैं। अगर वफाक ये फैसला करती है कि हुकूमत सिंध का फैसला और सिंध असेंबली का फैसला जो कि आर्टिकल 147 की रोशनी में किया गया है उसको वो फैसला करते हैं कि हम फॉलो नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि उससे पहले वो आर्टिकल 147 को अमेंड कर दें या डिलीट कर दें। ये इख्तियारी हुकूमत सिंध से ले लिया जाए, क्योंकि अगर आप कानून को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में है ही नहीं तो फिर रूल ऑफ लॉ का क्या फायदा, डेमोक्रेसी की आवाज बुलंद करने का क्या फायदा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करने का क्या फायदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीएम सिंध के मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब साहब हमसे खासतौर पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हुकूमत सिंध आर्टिकल 147 के अपने मौक़िफ़ पर कायम है, विफाक को देखना है और विफाक को हुकूमत सिंध की बात माननी चाहिए कानूनी एतबार से। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे लोधरा का, जहां से NA 154 पर क्लीन स्वीप का बड़ा सरप्राइज सामने आया, लेकिन ये जीत हार कैसे हुई, अंदर की कहानी क्या है, बताएंगे आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। तब्दीली आखिरकार लोधरा में आ ही गई और इस कदर शिद्दत से आई कि खुद PTI वाले भी इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। NA 154 के ज़िम्ने इंतखाब का गैर मामूली टर्नआउट जो कि आम इंतखाबात 2013 में भी नहीं था। लोधरा की इंतखाबी तारीख में 9 वारिद हैं, जहांगीर खान तरीन, और उन्होंने इलाके की इंतखाबी तारीख के मंझवे खिलाड़ी सिद्दीक बलोच को 40,000 वोटों के साथ शिकस्त दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सूबाई असेंबली की सीटें जीतने वाली और बल्दियाती मैदान में क्लीन स्वीप करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PTI के हाथों लोधरा में क्लीन बोल्ड हो गई। जहांगीर खान तरीन साहब की जीत और सिद्दीक बलोच की हार की खुसूसी कहानी सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लोधरा से कुछ खुसूसी वीडियोस हमारे पास आई हैं, आप जरा वो वीडियोस देखिएगा।
कितने पैसे दिते हैं? 2000 के दिते हैं? बल्ले वाले क्या आखे सी? खुदा वक्त अच्छा चर्च तो की दिते सी? अच्छा क्या आखे सी? बोले को वोट लाऊं हैं? बोले को वोट लाऊं अच्छा चल ठीक एक पकड़ भाई एक पकड़ ना तू पैसे ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਿਆ ਦੇ लोधरा से सामने आने वाली ये वीडियो आपने देखी, एक बार फिर से देखिएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इलाके के मकामी शख्स से कि उसको पैसे किसने दिए हैं, और वो कह रहा है कि बल्ले ने पैसे दिए हैं। जरा फिर से सुनिएगा ये वीडियो। चाचा कितने पैसे दिते हैं? 2000 के दिते हैं? बल्ले वाले क्या आखे सी? खुदा वक्त अच्छा चर्च तो की दिते सी? अच्छा क्या आखे सी? बोले को वोट लाऊं हैं? बोले को वोट लाऊं ये वीडियो आपने देखी, इसी किस्म के इल्जामात लग रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब ने पैसा पानी की तरह लोधरा में बहाया है। ये इल्जाम कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, इस पे प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सिर्फ एक पैसे का फैक्टर ही नहीं, इसके अलावा बहुत से अहम फैक्टर्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे जहांगीर खान तरीन साहब NA 154 का इंतखाबी मैदान जीते हैं। एक तो पूरी PTI ने, खासतौर पे तरीन साहब ने NA 122 के इंतखाबी नाकामी से सबक सीखा। दूसरा, अब्दुल अलीम खान साहब का साथ उन्हें मुसलसल रहा और इस तरह से एक अकेला और 2 11 बन गए। बल्दियाती नुमाइंदों की हिमायत हासिल की जहांगीर तरीन साहब ने कैसे की, प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे। बरादरी इज़म और वोट बैंक का बहुत ज़हीन इस्तेमाल किया जहांगीर खान तरीन साहब ने, कैसे, वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। और नून लीग का एक नेगेटिव पॉइंट PTI का प्लस पॉइंट हो गया। नून लीग हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो गई, जो कि PTI की जीत का बाइस बनी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मुकाबले में शुरू में नून लीग की इंतखाबी मुहिम कमजोर रही, इसकी वजह भी नून लीग की खुद एतमादी थी। और फिर देही और शहरी हलकों की तकसीम, ये तमाम फैक्टर्स, इनकी डिटेल्स हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब ने जो एक स्वीपिंग विक्ट्री हासिल की है, इसके बाद बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये स्वीपिंग विक्ट्री जहांगीर खान तरीन साहब को मिली कैसे, और सिद्दीक बलोच साहब हार कैसे गए। दूसरा बुनियादी सवाल यह है कि क्या जहांगीर तरीन साहब की जीत की बुनियादी वजह पैसे का इस्तेमाल था। इसी से सवाल जन्म लेता है कि जहांगीर खान तरीन का जीत की वजह अगर पैसे का इस्तेमाल था, तो यही पैसा अब्दुल अलीम खान साहब ने भी इस्तेमाल किया। तो इस पैसे के इस्तेमाल में सियासी फर्क क्या था। एक और सवाल है कि अगर पैसे का इस्तेमाल हुआ है तो फिर PTI के नजरिए के खिलाफ जहांगीर खान तरीन साहब की फतह हुई है। एक और सवाल पैदा होता है कि क्या धांधली का इल्जाम अब पलटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हॉन्ट करेगा। एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जहांगीर खान तरीन साहब की लोधरा में फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजमूई मुतासिर होती हुई सियासी साख को संभाला दे सकेगा। सवाल ये भी है कि जहांगीर तरीन की जीत के बाद PTI के अंदरूनी इख्तलाफात और पार्टी डिसिप्लिन और तंजीम नौ का मुस्तकबिल क्या होगा। इसी से एक और सवाल जन्म लेता है कि तरीन साहब अब जब कौमी असम्बली में जाएंगे तो वहां पर उनकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पर पार्लिमानी लीडर हैं। सवाल ये भी है कि इसी पुराने निज़ाम और पुराने इलेक्शन कमीशन के तहत PTI जीती है, तो अब PTI का मौक़िफ़ क्या है। सवाल ये भी है कि NA 154 से PTI और नून लीग ने क्या सबक हासिल किया है। इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए हम चलेंगे मुल्तान, वहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज के ब्यूरो चीफ शकील अंजुम। अस्सलाम वालेकुम शकील अंजुम साहब, और ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब जीत कैसे गए और सिद्दीक बलोच हार कैसे गए, अंदर की कहानी क्या। जी वालेकुम अस्सलाम। अंदर की कहानी कुछ इस तरह है कि जो इलेक्शन था NA 154 का जी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार थी, और जो PTI है ख़ास तौर पर जहांगीर खान तरीन, उन्होंने इलेक्शन के हवाले से इस मरतबा जो है बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की और बड़ी अच्छी तैयारी की।
और उन्होंने ये हर अच्छी पहलू पर मैनेजमेंट गौर उन्होंने किया फंड्स और के इस्तेमाल, पैसों के इस्तेमाल में भी की। एक वीडियो भी हमने चलाई है लोधरा से। हम सारी उनकी मैनेजमेंट, सारी जो चीजें उन्होंने की, उनका सारों का जिक्र करेंगे बारी बारी, और जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुआ उसका भी बताएंगे जी। बिल्कुल जहांगीर खान तरीन ने पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया इस इलेक्शन में, और उन्हें इस इलेक्शन के कैंपेन के दौरान वो खुद तो थे लेकिन पूरी की पूरी जो मेन स्ट्रीम थी पीटीआई की वो भी उनके साथ रही। इमरान खान ने 2 जलसे किए यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने जाती तौर पर जिन इलाकों में जो नजरअंदाज थे मुस्लिम लीग के 2.5 साल दौर में, उन इलाकों को फोकस किया, वहां पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए, वहां पर सड़कें बनवाई, वहां पर गलियां बनवाई। इसके अलावा इंडिविजुअल जो लोगों के मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की। उनकी जो एनजीओ है, फाउंडेशन है, उसके तहत फ्री डिस्पेंसरीज का इनकाद किया, पानी पीने का पानी मुहैया किया। इसके अलावा एजुकेशन के सेक्टर पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, वहां काम किया। तो क्या अगर हम दूसरी पैसे देकर वोट खरीदा जहांगीर खान तरीन साहब ने? जी बिल्कुल। जो N122 का इलेक्शन था उसमें जो अलीम खान थे उम्मीदवार पीटीआई की जानिब से, उनका फोकस था मैन टू मैन, एक एक बंदे को उन्होंने फोकस किया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटेजी चेंज की गई और वो लोग जो जिनके पास वोट बैंक था, जो मैटर करते थे अपने अपने एरियाज में, हालांकि जैसा कि अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए तो 52 के 52 लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कामयाब हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम यूनियन काउंसिल्स जहां से मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं वहां से जहांगीर खान तरीन जीते हैं। 303 पोलिंग स्टेशन से, उनमें से बामुश्किल 15 पोलिंग स्टेशन। ऐसा कैसे हो गया कि नून लीग की यूसी से वोट पड़ गया तरीन साहब को? ऐसा कैसे हुआ? बिल्कुल। और जो मुस्लिम लीग नून की टीम थी जिन्होंने ये इलेक्शन लड़ना था, क्योंकि बलोच साहब सिर्फ गवर्नमेंट पर इन्हिसार कर रहे थे, और 2 लोग जो है उनमें अब्दुर्रहमान कांजू और पीर आमिर इकबाल शाह, वो एमपी हैं पीपी 207 से। सिर्फ उन्होंने एफर्ट की और उन्होंने जो है अपने अपने इलाकों से जो है अपना सदीक खान बलोच को जितवाया। लेकिन अगर पीटीआई ने पैसे का इस्तेमाल किया है तो नून लीग की तरफ से भी काफी पर्क्स दिए गए, पैकेज अनाउंस किया गया लोधरा का और बाकी पर्क्स भी अनाउंस किए गए। बिल्कुल गरीदा, देखें उनकी जानिब से इनफरादी तौर पर जो है जहांगीर खान तरीन ने अपनी जेब से जो है वो पैसा खर्च किया, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें PMLN की जानिब से तो वहां पर वजीर आजम आए और उन्होंने इलेक्शन से पहले 2.5 अरब रुपए का किसान पैकेज का भी ऐलान किया। इसके अलावा हमजा शहबाज आए और इसके अलावा वजीर आला की एक टीम पूरा 1 माह तक जो है वो लोधरा में उसने डेरे जमाए रखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील अंजुम। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, ब्रेक लेते हैं। लेकिन लोधरा में तरीन साहब की जीत और सिद्दीक बलोच की हार की कहानी, अंदर की कहानी कंटिन्यू रहेगी। ब्रेक के बाद भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। NA 154 लोधरा की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़े टर्नआउट के साथ, बहुत बड़ी वोटों की तादाद के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हुई है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पुराना मौक़िफ़ कि इलेक्शन कमीशन में फॉल्ट है, निज़ाम में फॉल्ट है, क्या वो मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं हो गया? क्या पुराने निज़ाम के तहत जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ में कोई नई तब्दीली लाएगी? यही सवाल करने के लिए चलेंगे लोधरा, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मुमताज़ रहनुमा जहांगीर खान तरीन साहब के करीबी दोस्त और जुडिशल कमीशन में PTI का केस लड़ने वाले इसहाक खाकवानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इसहाक खाकवानी साहब, और ये फरमाइएगा कि पुराने निजाम, पुराने इलेक्शन कमीशन के तहत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती है लोधरा में, तो आपके पुराने मौक़िफ़ में कोई नई तब्दीली आएगी? वालेकुम सलाम गरीदा बीबी, आप सिर्फ देखें कि इस दफा क्या मुख्तलिफ हुकाम हुआ जो 2013 में नहीं हुआ। उसमें सिर्फ एक चीज हुई कि यहाँ पर गिनती और वोटिंग पाकिस्तान आर्मी के सुपरविजन में हुई। सिर्फ एक तब्दीली आई बस, और सारी चीजें हुई हैं जो कि गलतियां और जो चीजें इलेक्शन से पहले हुआ करती हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहीं। सिर्फ एक दिन सुबह और उससे पहले जब उसके वोटों की तरसील हुई
बैलेट पेपर की, वो फौज की निगरानी में पहले भी हुआ करती थी, मगर इस दफा वो तरसील भी हुई और उनके सामने गिनती भी हुई, वोट भी पड़े और रिजल्ट की तश्कील भी उनके सामने हुई। ये बहुत बड़ा फर्क है जिसने लोगों में एक बहुत एहसास दिया। लेकिन खाकवानी साहब, यही NA 122 में भी फौज तैनात थी, यही NA 122 में भी फौज तैनात थी, लेकिन उसका रिजल्ट आपके अगेंस्ट आया तो वो आपने मानने से इनकार कर दिया। नहीं, उसमें मेरी गुजारिश है कि उस दिन के बारे में किसी ने, एक बंदे ने भी इतराज नहीं किया। उसके जो मरूदात पहले हुए इलेक्शन से पहले जो लिस्टें बनी और जो लिस्टों में एक 30,000 की गिनती उसमें डाली गई और वो लोग बाहर से आए और जो वो मौजूद थे इलाकों में उनको वहां से निकाला गया। वो 30,000 का जो झगड़ा है वो उस दिन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हमने एक लफ्ज नहीं कहा कि 122 में जो इलेक्शन डे था उसमें कोई गड़बड़ हुई है। आप पिटीशन देख लें, आप मेहरबानी करके थोड़ा सा जो पिटीशंस आती हैं, जो लोगों के इतराजात आते हैं, उनका जरा खुलासा देख तो लें जनाब कि क्या है। हमने 122 के उस दिन वोटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि इसमें जब जैसे जैसे दिन गुजरता गया लोगों में पता लगता गया कि भाई मेरा तो यहाँ वोट ही नहीं है। कई लोग हजरात वहाँ मौजूद थे जो मेरे जिले से, बिहाड़ी से, पुलिस के बंदे थे जो वहां आके वोट डाल गए। एक हमारा विलेज है 315 जो दीवान साहब के साथ, उसके जो मजदूर थे वो वहां आकर वोट डाल गए। तो वो इस किस्म के जो काम हुए उसकी 30,000 आदमी की लिस्ट दी है। बहुत शुक्रिया आपका इसहाक खाकवानी साहब, हमसे बात कर रहे थे NA 154 लोधरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत और आइंदा की स्ट्रैटेजी के बारे में। और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो हमारा जी कहिए का सेगमेंट है। आपको दिखाते हैं कि आपने क्या राय दी है। सवाल हमने किया था कि पाकिस्तान में VVIP कल्चर खत्म कैसे हो सकता है, जाती एहसास से, समाजी मुहिम से, पार्लिमानी कानून से या आला अदलिया के जरिए। तो आप लोग समझते हैं कि जाती एहसास से सबसे ज्यादा VVIP कल्चर खत्म करने में मदद मिल सकती है। VVIP कल्चर की बात हो रही है तो ये मामला रेज हुआ है बिस्मा की नागहानी मौत की वजह से। ये हादसा ऐसा हादसा है कि कई अरसे तक लोग इसको भुला नहीं पाएंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट बिस्मा के इस हादसे के मुतालिक हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए और उसके बाद एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हम आपको दिखाएंगे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सईद पैगाम के मुतालिक। और मेरी तरफ से ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मा की रिपोर्ट देखिए और उसके बाद शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री।